सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से समास प्रकरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। समास प्रकरण का शुभारंभ करने के पूर्व पहले सामान्य रूप से हम समास के बारे में जानते हैं। समास कितने होते हैं, समास कहते किसे हैं, फिर होते कितने प्रकार के हैं, फिर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष के भेद कितने हैं। ये सारी बातें हम लोग इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। मित्रों, समास प्रकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। यदि संस्कृत जानने की इच्छा है आपके मन में, यदि आप वास्तविक संस्कृतज्ञ बनना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको संस्कृत का बोध होना और संस्कृत में भी समास का बोध होना अत्यंत आवश्यक है। समास तो हिंदी में भी होता है, जैसे राम नाम अर्थात राम का नाम, गंगा जल गंगा का जल, देशभक्त देश का भक्त, मताधिकार मत का अधिकार। इस प्रकार से सब षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह है। तो सर्वत्र समास होता है। समास का मतलब होता है बहूनाम पदानाम मिलित्वा एक पदी भवनम समासः, अर्थात जहाँ पर बहुत सारे पद मिलकर के एक हो जाएं उसको समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए आप देखिए, एक साइड लिखा है राम, एक साइड लिखा है लक्ष्मण, एक साइड लिखा है भरत, एक साइड लिखा है शत्रुघ्न। अब रामः, अब कोई प्रयोग करना चाहता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आते हैं, तो क्या कहेगा? रामः आगच्छति, लक्ष्मणः आगच्छति, भरतः आगच्छति, शत्रुघ्नः आगच्छति। और इसी को हम समास में कहना चाहें तो कहेंगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः आगच्छन्ति। यह समास का अर्थात पदों का मेल करते हुए जो है संक्षेपीकरण कर देना। संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं, ऐसा आप सामान्य रूप से जानें। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, पदों के मेल को समास कहते हैं। अब कहते हैं समासः। अब आप जान गए समास होता क्या है। अब समासः पंचधा, ग्रंथकार यहाँ पर निर्देश करते हैं समासः पंचधा। समास जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। तत्र समसनं समासः, समसनं समासः। तत्र लघु सिद्धांत कौमुद्यां समसनं समासः, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहा गया है। सच, आगे कहते हैं सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। जो विशेष संज्ञाओं से मुक्त है, विशेष संज्ञाओं से जो मुक्त है उसको केवल समास कहते हैं। जो विशेष प्रकार की संज्ञाओं से विनिर्मुक्तः अर्थात मुक्त है उसको केवल समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं मित्रों? केवल समास कहते हैं। कहते हैं समास के बारे में और भी बहुत सारे मत हैं। समास 2 पक्षों को लेकर के चलता है, एकार्थी भाव और विपेक्षा। आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। समास कहते किसे हैं? समास लक्षण बोधक एक पद्य है। कहते हैं विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते
पदानां चैकपद्यं च समासः सोविधीयते। अर्थात समास संज्ञा होने पर, प्रातिपदिक संज्ञा होकर दोनों पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास के विग्रह वाक्य में विद्यमान अर्थ की समास के बाद भी प्रतीति होती है और समास में अनेक पद मिलकर के एक हो जाते हैं। वह समास 5 प्रकार का है। अब 5 प्रकार के समास में केवल समास के बारे में आप जान गए। अब अव्ययी भाव समास का निरूपण करते हैं। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः द्वितीयः। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावः द्वितीयः। अर्थात अव्ययी भाव को आप इस प्रकार से समझें, न अव्ययः, या यूँ कहें न अव्ययम अनव्ययम, और अनव्ययम अव्ययम संपद्यते इति अव्ययी भावः। अर्थात जिस समास में कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो अव्यय नहीं है वह अव्यय हो जाता है जिस समास में, उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। अर्थात अव्ययी भाव समास में पूर्व के अर्थ की प्रधानता होती है। समास में कम से कम 2 पद तो रहते ही हैं और उनमें प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता इस समास में रहती है। इस समास में प्रायः अव्यय पूर्व में रहता है। क्या पूर्व में रहता है? अव्यय। अव्यय पूर्व में रहता है। समास होने के बाद पूरा शब्द अव्ययी भावश्च इस सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञक हो जाता है, अर्थात पूरा पद अव्यय हो जाता है। इसका उदाहरण हम लोग समझें तो उपकृष्णम, आगे हम लोग श्रवण करेंगे, देखेंगे भी। तो यहाँ पर समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। समीप अर्थ का जब उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर द्वितीय क्रम में तत्पुरुष को बताते हैं। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषस् तृतीयः। अर्थात तत्पुरुष समास में उत्तर पद अथवा पर पद, पर माने आगे वाला या उत्तर पद, उसको भी यही समझिए, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद अथवा पर पद, या यूँ कहिए कि दूसरा पद, या और सरल करना चाहें तो आप अंतिम पद भी कह सकते हैं, अंतिम पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसके कई सारे विग्रह हैं क्योंकि तत्पुरुष के 6-7 भेद हैं। जो प्रथम है वह तत्पुरुष है, बाकी 6 भेद और हैं जिसके विग्रह करते हैं। सह पुरुषः तत्पुरुषः, तम पुरुषः तत्पुरुषः, तेन पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः आदि। विशेषण और विशेष्य के बीच में होने वाला समास जो होता है वह कर्मधारय कहलाता है। यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद विशेष है, ठीक। और कर्मधारय समास में यदि पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद कैसा हो? संख्यावाची हो, तो वह द्विगु संज्ञक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। निषेधार्थक नई पद के साथ तत्पुरुष समास होने पर उसे नई समास या नई तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, कर्मधारय भेदो द्विगुः। अर्थात तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु समास है। आगे कहते हैं प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्चतुर्थः। अर्थात
जिस समास में न पूर्व पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की प्रधानता होती है, अपितु अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। जैसे पीतानि अंबराणि यस्य सह पीतांबरः, पीले कपड़े हैं जिसके, तो पीतांबर, पीत मन पीला, अंबर माने कपड़ा, तो पूर्व पद क्या है? पीत पीला, और दूसरा है अंबर। तो इनमें दोनों पद जो हैं, ये दोनों पद किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ अंबर का अर्थ भी प्रधान नहीं है और पीत का भी अर्थ प्रधान नहीं है, यहाँ अन्य पदार्थ कृष्ण की ही प्रधानता है, इसलिए बहुब्रीहि समास का यह उदाहरण बन गया। अब प्रायेणोभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः, जिसमें उभय पदार्थों की प्रधानता हो, दोनों पद बराबर के हों, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। द्वे च इति तयोः समाहारो द्वंद्वम्, इस प्रकार द्वंद्व समास दो या दो से अधिक पदों का समावेश होता है, उनकी भिन्नता च शब्द से की जाती है, और इसके चार भेद होते हैं: समुच्चय, अनुवाचय, इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो दो अर्थों में समास होता है, इतरेतर योग द्वंद्व अर्थ में और समाहार द्वंद्व अर्थ में। ठीक। इतरेतर योग द्वंद्व में द्विवचन और बहुवचन इत्यादि होते हैं। अंतिम पद का जो लिंग है, समास होने के बाद समस्त पद वही लिंग का हो जाता है। जैसे रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णौ, द्विवचनांत का प्रयोग कर दिया। और समाहार द्वंद्व में समष्टिगत अर्थ को सूचित करने के लिए नपुंसक लिंग और केवल एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे पाणिपादम, पाणिश्चा, या ये कहिए पाणीचा पादौचा इति पाणिपादम। तो ये सभी समास के पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। केवल बोध के लिए यह लक्षण है, क्योंकि ये लक्षण अपने सभी लक्ष्यों में घटित नहीं होते, अतः समासों के सिद्धांतभूत लक्षण और भी हैं। जैसे अव्यय भावाधिकार पठितत्वम अव्ययी भावत्वम, तत्पुरुषाधिकार पठितत्वम तत्पुरुषत्वम, बहुब्रीहि अधिकार पठितत्वम बहुब्रीहित्वम, द्वंद्वाधिकार पठितत्वम द्वंद्वत्वम। ऐसा भी लोग, एक इसी विषय में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। एक भक्त कहता है, द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम बहुब्रीहि। अर्थात भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परम पुरुष सर्वांतर्यामी श्रीमन्नारायण जगदीश्वर, द्वंद्वः अर्थात हम दो प्राणी जो पति पत्नी हैं, और दिगुहु अपि च अहम अर्थात हमारे पास दो गाय हैं और बछड़े भी हैं, किंतु मद्गेहे किंतु मेरे घर में नित्यम अव्ययी भावः नित्य व्यय का अभाव रहता, अर्थात खर्चा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तत्कर्मधारय, इसलिए मुझसे बहुत कार्य कराइए, ये ना हम श्याम बहुब्रीहि, जिससे मैं बहुत धन वाला हो जाऊं। अब सामान्य रूप से आप लोग समास को जानने के लिए एक श्लोक और स्मरण में रखें। चकार बहुलो द्वंद्वः सचासौ कर्मधारयः यस्य येषां बहुब्रीहि शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः। अर्थात जिसमें चकार की बहुलता हो, चा 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 बहुत बार आए, वह द्वंद्व समास होता है। सचासौ कर्मधारयः और सह चा असौ इस प्रकार का प्रयोग हो तो कर्मधारय है। यस्य येषां बहुब्रीहि, जिसमें यस्य, यस्मिन, यस्मात् इत्यादि सुनाई दे तो वह बहुब्रीहि है। अशेषस्तत्पुरुष स्मृतः, और इसके अतिरिक्त विग्रहों में तत्पुरुष समास समझना चाहिए।
अब बात आती है वृत्ति की। किसकी बात आती है? वृत्ति की। देखिए यहां पर लिखा हुआ है परार्थाभिधानम वृत्ति ही। क्या लिखा हुआ मित्रों? परार्थाभिधानम वृत्ति ही। समास आदि में जब पद अपने स्वार्थ को पूर्णतया या अंशतः छोड़ करके एक विशिष्ट अर्थ को कहने लग जाते हैं तो उसे आचार्यों ने वृत्ति कहा है। वृत्ति में शब्दों का अर्थ मिश्रित होकर एकाकार अर्थ का रूप धारण कर लेता है, अर्थात दूसरे के अर्थ का अभिधान कराने वाली को वृत्ति कहते हैं। और यह वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये पूरे 5 वृत्तियों के भेद लिखे हुए हैं। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। अर्थात पंचवृत्तियाँ कौन कौन हैं? तो कृत से कृत वृत्ति अर्थात कृदंत वृत्ति, तद्धित से तद्धित वृत्ति, समास से समास वृत्ति। अब एक शेष वृत्ति, सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति। इस प्रकार से ये 5 वृत्तियां हैं। और वृत्ति के अर्थ का बोधन कराने वाले वाक्य विशेष को विग्रह कहते हैं। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। अर्थात समास में जो विग्रह बनाया जाता है, विग्रह में कृदंत होता है, विग्रह कृदंत में भी होता है, तद्धित में भी होता है। कृत तद्धित समास आदि की वृत्तियों के अर्थबोध कराने के लिए जो वाक्य या पदावली होती है उसे विग्रह कहते हैं। ठीक है। और वह विग्रह 2 प्रकार का होता है। ठीक है। सच लौकिको अलौकिकश्चेति द्विधा। वह लौकिक अलौकिक भेद से 2 प्रकार का होता है, जहाँ आप लोग सामान्य रूप से समास का परिचय जाने। अब कल के दिवस से हम लोग पुनः प्रथम सूत्र से आरंभ करके अव्ययीभाव समास का शुभारंभ करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद, नमस्कार।